स्वागत है आप सभी का संविधान के एक और मोस्ट अवेटेड सेशन में। और मेरा नाम है बलराम धरान। देखिए, आज की जो मैं क्लास लेने वाला हूं वो है पंचायती राज संस्थाएं या स्थानीय निकाय भी आप कह सकते हो। स्थानीय निकाय में जो हम दो भाग बांटते हैं, एक नगरीय क्षेत्र और दूसरा आ जाता है आपका पंचायती राज क्षेत्र। तो इसको करने वाले हैं इस क्लास में। इससे पहले जो क्लास हुई हैं ये सभी जो मैंने ग्रीन कर रखी हैं, सभी क्लासें हो चुकी हैं। यदि आपने ये क्लासें नहीं देखी तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इन क्लासों को देख लीजिए, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश पैट पर फोकस है, हालांकि आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो इस क्लास को। वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो आज की क्लास है ये कुछ इन पॉइंटों पर फोकस होने वाली है, जिसमें पंचायती राज का इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास क्या रहा है भारत के अंदर, संवैधानिक स्थिति वर्तमान में क्या है पंचायती राज की उसको पढ़ेंगे। विभिन्न समितियां काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और मैं तो उम्मीद भी करता हूं कि आप किस एक समिति जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें की एक समिति आपके एग्जाम में आनी चाहिए। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कैसे होता है और नगरीय क्षेत्र क्या है। जो आपका पैट का एग्जाम है या आप कन्या किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं पंचायती राज से बनते हैं, नगरीय क्षेत्र से कम बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, इस तरह का होता है। स्थानीय निकाय जब हम भारत के अंदर पढ़ते हैं, जो संविधान के भाग 9 में दिया गया है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय दो तरह से है, एक पंचायती राज और दूसरा आ जाएगा नगरीय क्षेत्र। पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो त्रिस्तरीय बनाया गया है। ये सबसे नीचे जो होती है बॉटम पर ग्राम पंचायत होती है, जस्ट उसके ऊपर होता है ब्लॉक, और सबसे ऊपर जो होता है इन सभी को होल्ड करने के लिए जिला पंचायत होता है। उसी तरह नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो सबसे नीचे जो होती है नगर पंचायत होती है। मैं इसको भी बताऊंगा नगर पंचायत कैसे बनती है, कितनी जनसंख्या पर बनती है। नगर पालिका इसके ऊपर होती है और सबसे ऊपर होता है नगर निगम। उत्तर प्रदेश में बात करूं तो 17 नगर निगम है, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो जो शहरी क्षेत्र होता है अधिक जनसंख्या वाला, वो नगर निगम की श्रेणी में रखा जाता है। ग्राम स्तर जो होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सबसे नीचे होती है। ब्लॉक को यहाँ पर तालुका भी कहा जाता है, आपसे हिंदी में पूछा जा सकता है। हिंदी में जब आपसे शब्दार्थ भिन्नार्थ नहीं, समनार्थी जो शब्द पूछे जाते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जो सेकंड वाला है ब्लॉक स्तर, पंचायती समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ग्राम पंचायत है, इसको तो इसी नाम से जाना जाएगा, लेकिन ब्लॉक को पंचायत समिति या तालुका के नाम से भी जाना जाता है और ब्लॉक इसका नाम भी है। जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद के नाम से जानी जाती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कई बार जरूरी नहीं है कि आपको सबसे जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसमें जिला पंचायत लिख कर दे दे, जिला परिषद भी दे देता है, तो दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। पंचायती राज के संवैधानिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर दो हैं, एक तो आपका पंचायती राज है और दूसरा नगरीय क्षेत्र है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज का जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बताया गया है। भाग 9 में, जो संविधान का भाग 9 है, देखिए मैंने आपको बताए हैं संविधान के अंदर 22 भाग होते हैं। 22 भाग में के जो भाग 9 है वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। इसमें 243 से लेकर 243 ओ तक जाते हैं। आप हिंदी में ऐसे कह सकते हो कैसे लेकर अणे तक जाएंगे, तो ये जाएंगे। कुल मिलाकर इसके अंदर 16 अनुच्छेद है, ऐसे मान सकते हो आप 243। उसके बाद हो जाएगा 243 ए, और लास्ट में जाएगा ये 243 ओ तक। तो इस तरह से हो जाएंगे, ये अलग है और उसके साथ साथ ये इसके उपखंड हैं जो बाद में जोड़े गए। पंचायती राज जो है या ग्राम पंचायत का जो गठन है वो आपको अनुच्छेद 40 में भी मिलेगा, और ये भाग से संबंधित है 4 से। भाग नंबर 4 में भी दिया गया है जो अनुच्छेद 4 है, और भाग नंबर 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। आपने यदि वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका भी। उसके साथ साथ ये संविधान के अंदर मिलेगी आपको अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 में भी आपको पंचायती राज के बारे में बताया गया है, और ये ग्राम स्तर पर ही जो पंचायत राज होता है उसके बारे में अनुसूची 11 है। जब हमारा संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी, और अब जो है 12 अनुसूची हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो आगे की अनुसूची हैं 4 अनुसूची, इनको बाद में जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची को भी बाद में जोड़ा गया। और इसको कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और इसके अंदर 29 विषय रखे गए थे। तो 73वां संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है, तो यहां पर पंचायती राज से।
उसी तरह 74 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगा वो संबंधित है शहरी क्षेत्र से, नगरीय क्षेत्र से, जो मैंने आपको पढ़ाया शुरू में यहाँ पर, ये जो पढ़ाया है इससे संबंधित है। इसको भी हम लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में मैं यही चीजें पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जो दिए गए हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची के अंदर 29 विषय दिए गए हैं। ये विषय आपको 29 के 29 याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र पर जितना भी डेवलपमेंट होता है और उससे संबंधित जो भी विषय होते हैं, जैसे बाजार, मेले और सोशल का जो भी काम होता है, सामाजिक काम जो भी होते हैं, पेंशन वगैरह बनवाने के जो काम होते हैं, साफ सफाई का काम होता है, नाली पुलियां खड़ोंजे, ये चीजें बनवानी होती हैं, ये 29 विषय इस प्रकार के बताए गए हैं। तो वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे पूछेगा भी नहीं है, बस केवल डिजिट में पता होना चाहिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 29 विषय हैं। पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मिला है। देखिए 73वां संविधान संशोधन आया था, लेकिन दर्जा जो प्राप्त होता है इसको होता है 24 अप्रैल 1993। अब आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया होगा, आप समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज है। दरअसल बिल जो आता है 1992 में आता है और उसको जो पूर्ण अनुमति मिलती है राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद, उसको संवैधानिक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, वो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ गई है। बिल 92 में आता है, लेकिन पास कब होता है पर्टिकुलर, तो वो होता है 1993 में। इसीलिए हम 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस के रूप में। इतनी चीजें हैं। यहां से ग्राम पंचायत की बात करेंगे। जो ग्राम पंचायत है वो कौन सी सूची का विषय है। इससे पहली जो क्लास थी मैंने सूचियां ही पढ़ाई थी, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसमें पढ़ाई थी। जो भारतीय संविधान के अंदर ये देखिए मैंने बताई 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची में के जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर 3 चीजें दी गई हैं। एक तो संघ दिया गया है, संघ सूची, दूसरी दी गई है राज्य सूची, और तीसरी दी गई है समवर्ती सूची। तो ये 3 सूची हैं, इसके अंदर 100 विषय हैं। इसमें वर्तमान में 61 विषय हैं, पहले 65 हुआ करते थे। समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय हैं, 52 हैं, पहले 47 हुआ करते थे। तो ये जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, ये जहां पर ज्यादा नियम कानून बनाए जा सकते हैं वो राज्य सूची का विषय है, और राज्य ही ग्राम पंचायत के लिए नियम कानून ज्यादा बनाता है। तो ये चीजें हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था अनुसूची 7 के बारे में। इतिहास की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको इतिहास भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन काल में मैं बात करूं तो प्राचीन काल में ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले भारत में ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है। वो आपको इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ब्रिटिश काल की बात करें तो लॉर्ड रिपन हुए हैं। लॉर्ड रिपन जी जो हुए हैं, इनके द्वारा 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की प्रारंभ किया गया था। और स्थानीय स्वशासन क्या होता है आप यहां समझ सकते हो। स्थानीय स्वशासन है पंचायत स्तर पर, हालांकि इन्होंने इतना डीप नहीं किया था, नगरीय स्तर पर इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और ये कह सकते हैं कि जो सत्ता था उसका विकेंद्रीकरण किया गया था। और स्थानीय जो स्वशासन होता है उसका काम ही यही होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे भारत है, तो भारत के अंदर जो सत्ता चल रही है वो केवल वो ही सारे भारत के लिए नियम कानून ना बनाए, उसके साथ साथ राज्य भी अपने राज्य क्षेत्र में कानून बनाए, उसके साथ साथ जिला स्तर पर जो होती है जिला पंचायत वो कानून बनाए, और बिल्कुल बॉटम की बात करें तो बॉटम स्तर पर ग्राम पंचायत भी कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण करे सत्ता का, और उसके लिए नियम कानून बनाए या डेवलपमेंट का काम करे। तो ये चीजें हैं, आपने समझ लेनी है। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी करके पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1919 शासन अधिनियम है। देखिए आपने 3 शासन अधिनियम हमेशा पढ़ने हैं संविधान से। एक तो 1773 वाला, उसके बाद 1919 और 1935। ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तीनों आपको बिल्कुल उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए, इसमें कोई भी आपका स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर दोहरे शासन का शुरुआत होती है। और दोहरा शासन कैसा होता है, जैसे अभी भारत के अंदर है, मैं आपको समझाऊंगा दोहरा शासन कैसे स्टार्ट हुआ था। तो दोहरे शासन स्टार्ट होता है आधुनिक भारत में। बात करें तो प्रथम बार जो हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा भारत के अंदर सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी।
तो नागौर जिला पहले पूछा जाता था, लेकिन अब पर्टिकुलर वो गांव पूछा जाता है किस गांव में स्टार्ट किया गया था। बगधरी गांव था जहां पर ये स्टार्ट हुई थी सबसे पहले पंचायती राज, ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले बगधरी गांव 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है, भारत में सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन होता है। प्रमुख समिति, जो मैंने आपको शुरू में टॉपिक में बताया था कि क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो प्रमुख समिति जो है, प्रमुख समिति में सबसे पहली जो समिति आ जाती है बलवंत राय मेहता की समिति आ जाती है। जो आज हमारा पंचायती राज स्ट्रक्चर है, यहां पर आप देख सकते हो ये त्रिस्तरीय है। ये जो त्रिस्तरीय है ये इन्हीं के द्वारा बताया गया था। इन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय मांग की थी इन्होंने कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए वो 3 स्तर पर होना चाहिए। यदि भारत का डेवलपमेंट करना है तो छोटे से छोटे स्तर को डेवलपमेंट का काम सौंपा जाए। तो यहाँ पर ऐसे ही ग्राम पंचायत और जस्ट उसके ऊपर ब्लॉक और उसके ऊपर जिला पंचायत, ये बताया था। इसी तरह इन्होंने बताया था नगर पंचायत होनी चाहिए, नगर पालिका और नगर निगम होना चाहिए। तो इनके द्वारा त्रिस्तरीय की मांग की गई थी। कब की गई थी? तो 1956 में इस समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी। कहा था कि भाई ये समिति का गठन किया गया था, वैसे तो गठन ही पूछा जाता है, गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। उसके बाद आ जाती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की जब हम बात करेंगे तो इसको 1977 ईस्वी में द्विस्तरीय की मांग करी थी। इन्होंने सेकंड स्तर करा था कि भैया जो भारत का विकास करना है वो 2 स्तर से ही काफी हो जाएगा, आप 3 स्तर मत बनाइए। और इन्होंने कैसे कहा था? इन्होंने कहा था मंडल पंचायत, उसके बाद जिला परिषद, इन्होंने ग्राम पंचायत की जगह जो ये है ना ग्राम पंचायत, इसको इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था कि भैया हमें ग्राम पंचायत की आवश्यकता ही नहीं है डेवलपमेंट करने के लिए, आप ब्लॉक स्तर से ही डेवलपमेंट कर सकते हो क्षेत्रों का। और उसके बाद जिला पंचायत। तो इन्होंने 2 स्तर बताए थे अशोक मेहता जी ने। कब बताए थे? तो 1977 ईस्वी में। सन याद रखना, सन पूछे जाते हैं आपसे। पीवी के राव समिति, तो राव समिति के नाम से जानी जाती है। राव समिति 1985 में आती है। इन्होंने 4 स्ट्रक्चर बताए, इन्होंने 2 बताए, इन्होंने 3 बताए और इन्होंने 4 बताए। इन्होंने 4 स्ट्रक्चर की मांग की थी और 4 स्ट्रक्चर में इनका जो अशोक मेहता, ये सॉरी बलवंत राय जो मेहता है, इनके 3 स्ट्रक्चर तो थे इसके अंदर। इन्होंने एक स्ट्रक्चर और बढ़ा दिया था इसमें, राज्य विकास परिषद। राज्य विकास परिषद को बढ़ा दिया था। तो यहां आप ऐसे समझ सकते हो, यहां पर ये 3 स्ट्रक्चर तो थे ही और जस्ट इसके ऊपर एक और बना दिया था राज्य विकास परिषद। राज्य विकास परिषद का गठन, राज्य विकास परिषद, उसके बाद जिला पंचायत, यानी राज्य विकास परिषद जो है जिला पंचायत को होल्ड करेगा और जिला पंचायत ब्लॉक को और ब्लॉक जो है ग्राम को होल्ड करेगा। इस तरह से इन्होंने स्ट्रक्चर बताया था। उसके बाद आ जाती है LM सिंघवी समिति। तो सिंघवी समिति के नाम से जानी जाती है। ये 1986 में आई थी। आर्थिक वित्तीय सहायता के लिए इन्होंने मांग की थी, आर्थिक वित्तीय सहायता भी कह सकते हो, और उसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति हैं उनके आरक्षण वगैरह के लिए भी उन्होंने काफी चीजें कही थी। आपने डेट याद रखनी है, बस आर्थिक वित्तीय सहायता ये पॉइंट पूछा गया है, ऐसा कैसे ही ये आपने याद रखना है। और इसके साथ साथ एक चीज और आपने याद रखनी है, दरअसल इनका भी सहयोग था। भारतीय जो ग्राम पंचायत है, स्थानीय स्वशासन है, उसको संवैधानिक दर्जा दिलवाने में इस समिति की भी सिफारिश रही है। लेकिन पर्टिकुलर यदि आपसे पूछता है तो ये पीके थुंगन समिति थी 1988 ईस्वी में, जिसके द्वारा संविधान को जो है संवैधानिक दर्जा मिला है स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन को दर्जा पीके थुंगन समिति, इसकी सिफारिश पर मिला है। इन्होंने सहयोग जरूर किया है, लेकिन आप कभी मार्क नहीं करोगे, आप हमेशा लगाओगे स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा पीके थुंगन समिति। तो ये उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपकी समझ में आ गए हो। कुछ समितियां हैं एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। आगे बात करें ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत के लिए देखिए अनुच्छेद 40, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। अनुच्छेद जो 40 है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है, तो राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायत का गठन भी करे। कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? तो इसके लिए 40 नंबर का अनुच्छेद बताया गया। राज्य सूची का विषय है, जो अनुसूची 7 पढ़ाई है, उसमें जो 3 अनुसूचियां हैं उसमें राज्य सूची का विषय है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत राज्य व्यवस्था को अंतिम समय में लागू करने वाला जो राज्य रहा है। जैसे अभी आप देखते हो जीएसटी जो है, जीएसटी को सबसे बाद में जो लागू की गई थी, जम्मू कश्मीर के द्वारा लागू की गई थी।
उसी तरह ये देखिए नियम तो बन के आ गया था, संविधान में संशोधन कर दिया गया था, भाग 9 के उपखंड जोड़ दिए गए थे, लेकिन सबसे लास्ट में जो इसको अपने यहां लागू किया था पंचायती राज को, वो मध्य प्रदेश ने किया था। अभी भी बात करें तो वर्तमान में जो 4 स्तरीय समिति है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। वो पश्चिम बंगाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी 4 स्तरीय, अभी भी 4 स्तरीय है यहां पर। भारत में बात करें तो सबसे मजबूत पंचायती राज व्यवस्था जहां पर सबसे पहले लागू हुई है तो राजस्थान में ही आपको सबसे मजबूत पंचायती राज व्यवस्था जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। भारत में राज व्यवस्था द्विस्तरीय है। अब ये क्या है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, भारत है, पूरे भारत के लिए देखिए संसद है, भारत की संसद है, संसद है, इसके 2 सदन हैं, एक तो राज्यसभा और दूसरा आ जाएगा लोकसभा। 2 सदन है, ये दोनों सदन मिलकर ही पूरे भारत के लिए नियम कानून बनाते हैं, पूरे भारत को होल्ड करते हैं। दूसरे नंबर पर राज्य स्तर, जैसे ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की अपनी सरकार है, वो भी यहां पर काम करती है। तो विकेंद्रीकरण किया गया है सत्ता का, ऐसा नहीं कि पूरे भारत का जो जिम्मेदारी है वो सभी पूरे भारत की जिम्मेदारी केवल दिल्ली सरकार के पास हो या जिसकी सत्ता चल रही है, जैसे बीजेपी की सत्ता चल रही है तो उसी को, ऐसा नहीं है, अपने अपने राज्य क्षेत्रों में बांटा गया है तो वहां पर भी उसका विकेंद्रीकरण होगा। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है 2 तरह से, केंद्र की एक तो सत्ता जो पूरे भारत के लिए काम करेगी और दूसरी राज्य सत्ता जो राज्य स्तर पर काम करेगी। तो यही बात यहां पर कही गई है, जो भारत की राज व्यवस्था है वो द्विस्तरीय है। पंचायती राज चुनाव की बात करें, जो चुनाव है तो मैं यहां पर ही आपको बता देता हूं, जो इसका चुनाव किया जाता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ये 2 पार्ट में बटी हुई है। ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, जो है ग्राम पंचायत नहीं कह सकते, जो गांव है, एक जो गांव है वो 2 तरह से बटा हुआ है। एक तो ग्राम सभा, ये जाएगी ग्राम सभा का गठन यदि आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद 243A के तहत किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो गठन किया जाता है ये किया जाता है 243C के तहत किया जाता है। तो बी को छोड़ दीजिए, उसके बाद सीधा सी आ जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में यही होता है कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एक गांव को ग्राम पंचायत कह देते हैं, लेकिन वो ग्राम पंचायत नहीं होती। दरअसल जो गांव है, गांव जो है एक मूल संस्था होती है और मूल संस्था के 2 अंग होते हैं, एक ग्राम सभा और दूसरा ग्राम पंचायत। ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा के वे सदस्य होते हैं जिनकी वोट बन चुकी होती है, जो वोट कर चुके होते हैं या वोट जिनकी बन चुकी होती है, वो सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। लेकिन ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान चुनने के लिए जिसे वोट की जाती है, ऐसे कह सकते हैं सरपंच जो चुना जाता है वो ग्राम पंचायत होती है, और उसके साथ साथ वार्ड मेंबर होते हैं, ये इसके सदस्य होते हैं। यहां पर ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, जिनकी वोट बन चुकी होती है। ग्राम पंचायत के सदस्य वे होते हैं जिसमें एक तो प्रधान आ जाता है और उसके साथ साथ जो वार्ड पंच जो होते हैं या वार्ड मेंबर जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो यहां आप ऐसे भी समझ सकते हो, यदि एक गांव की जनसंख्या 1500 है तो सभी जो हैं वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं होंगे। इसमें के यदि 1000 लोगों की वोट बनी हुई है तो केवल ये 1000 लोग ही ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। ग्राम पंचायत के सदस्यों की बात करें तो ग्राम पंचायत के सदस्यों में एक सरपंच होता है और उसके साथ साथ अन्य वार्ड मेंबर होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य ही मिलकर, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी होती है, वो चुनाव करते हैं ग्राम पंचायत के गठन के लिए, और इसमें प्रधान चुना जाता है और उसके साथ साथ अन्य सदस्य चुने जाते हैं। गांव की बात करें तो 1000 जनसंख्या जहां पर हो जाती है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की यदि जनसंख्या 1000 हो जाती है तो उसको गांव घोषित किया जा सकता है। अधिक से अधिक बात करें तो 15000 तक की जो जनसंख्या है वो गांव की हो सकती है। 15000 से जैसे ही ऊपर हो जाएगी तो उसके बाद जनसंख्या नगर पंचायत में आ जाएगी। जो मैंने स्थानीय नगरीय क्षेत्र पढ़ाया तो उसमें कन्वर्ट हो जाती है ये। यहां पर फिर चेयरमैन वगैरह बनने लग जाते हैं, सरपंच नहीं होता। तो ये शेड्यूल है। इसके अंदर जो अधिक से अधिक वार्ड मेंबर हो सकते हैं, वार्ड सदस्य जो अधिक से अधिक है वो हो सकते हैं, देखिए 15, और कम से कम की बात करें तो 7 हो सकते हैं, 7 और 15।
ये चीजें भी याद रखनी है आपने। ग्राम पंचायत के जो वार्ड मेंबर होते हैं उनकी अधिक से अधिक संख्या कितनी होती है, तो 15 ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। देखिए यहां बात करें ग्राम पंचायत, इसका ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, यानी प्रधान जो बनता है वो 5 साल के लिए बनता है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष की उम्र होने के बाद सदस्य बन जाते हैं, और जब तक भी वे जीते हैं तब तक इसके सदस्य रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीच में उनकी सदस्य छोड़ दे। हाँ, ऐसा हो सकता है गांव छोड़कर चले गए तो सदस्यता उस गांव की खत्म हो जाती है, दूसरे गांव की मिल जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है ग्राम पंचायत का। ग्राम सभा का कोई कार्यकाल स्थायी नहीं होता। कार्य आप सभी जानते हो, नाली खड़ोंजे बनाना, ये चीजें योजनाएं वगैरह लागू कराना, ये इसका काम है। ये आपके लिए इतने खास आवश्यक नहीं है। बस एक चीज और यहीं पर याद रखना, ग्राम पंचायत का जो सदस्य यानी प्रधान बनने के लिए जो आयु बताई गई है वो 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति ग्राम प्रधान का जो वो है सदस्य बन सकता है या ग्राम प्रधान बन सकता है। नगरीय क्षेत्र आगे जो आ जाएगा, नगरीय क्षेत्र छोटा सा ही है, बस इसके बाद क्लास खत्म ही हो जाएगी। नगरीय क्षेत्र में स्ट्रक्चर त्रिस्तरीय है। मैंने बताया भारत के अंदर जो है बलवंत राय मेहता जो है उन्हीं के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है। केवल पश्चिम बंगाल ने जो है 4 स्तरीय किया है, लेकिन यहाँ पर त्रिस्तरीय है तकरीबन सारे भारत में ही। सबसे नीचे नगर पंचायत आ जाएगी, जिसकी 15,000 से 25,000, ऐसे भी कह सकते हो कि 50,000 तक जनसंख्या पहुंच जाती है इसके। नगर पालिका उसके जस्ट बाद, जैसे 50,000 की जनसंख्या ऊपर होती है तो उसके बाद 50,000 से 5 लाख तक नगर पालिका हो जाती है। और नगर निगम जो हो जाती है, ये 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी क्षेत्र नगर निगम, और उससे भी ज्यादा यदि बात करें 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो फिर वो महानगर की श्रेणी में रखे जाते हैं। ये शेड्यूल है। नगर निगम को आप शहरी क्षेत्र भी कह सकते हो, जो काफी ज्यादा डेवलप क्षेत्र हो चुका होता है, जहां पर संसाधन काफी अच्छे से मुहैया हो जाते हैं, यही चीज नगर निगम कहलाता है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, बस इतना याद रखना है आपने। भाग 9 क्या में दिए गए हैं, देखिए संविधान के अंदर संशोधन करके रखे गए हैं तो उपखंड बनेगा ही बनेगा। भाग जो था, भाग 9 पहले था, उसके बाद 74वां संविधान 74वां संविधान संशोधन होता है। 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में होता है, और भाग 9 के अंदर भाग 9 क्या जोड़ दिया जाता है। और ये कहां तक जाता है, तो ये जाता है आपका तय से लेकर यह 6 तक जाता है। यानी आप इसे इंग्लिश में ऐसे कह सकते हो, पी से लेकर जेड जी तक जाएगा, जेड जी तक। और ये कब हुआ था, तो 1 जून 1993 को हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74 नंबर का। उसके तहत नगरीय क्षेत्र को, जो पंचायती राज है, उसको 73वें संविधान के संशोधन के तहत, और इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 12 जोड़ी गई, सेम ही है। इसी तरह 1993 में जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके विषयों की बात करें तो इसके विषय आ जाएंगे 18। जो पंचायती राज क्षेत्र था उसके 29 विषय थे और इसके 18 विषय। कार्यकाल इसका भी समान होता है, 5 वर्ष का ही होता है। आयु जो सभासद होता है, सभासद जो होता है वो 21 वर्ष का होता है, और जो मेयर बनता है या चेयरमैन बनता है उसकी जो आयु होती है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष का यदि वो हो जाता है तभी वो पर्चा भर सकता है। महिलाओं के आरक्षण की बात करूं तो नगर पंचायत में भी और ग्राम पंचायत में भी दोनों को ही आरक्षण 1/3 का मिलता है, या 33% भी आप इसको कह सकते हो। 33% का आरक्षण दिया जाता है। इतना है, बस आपने यहां से ये चीजें समझनी है। प्रमुख तथ्य रखे गए हैं और बस इसके बाद ये क्लास खत्म सी हो जाएगी बिल्कुल। नगर पालिका में विषय 18 हैं, यहाँ पे गलती से मेंशन हुआ है, ये 18 विषय दिए गए हैं, और जो पंचायती क्षेत्र है उसमें दिए गए हैं 29 विषय। नगरीय शासन व्यवस्था सबसे पहले जो 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में मद्रास के अंदर होती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भारत का सबसे पहला जो नगर था वो मद्रास को घोषित किया गया था। 1793 चार्टर अधिनियम इंपोर्टेंट है, जहां पर मद्रास, कोलकाता, मुंबई, इन 3 महानगरों को नगर निगम सबसे पहले बनाया गया था। हालांकि ये पहले बन चुका था, उसके साथ साथ इनको घोषणा कर दी गई थी, नगर निगम की घोषणा हो गई थी। उत्तर प्रदेश में 17 है, मैं बता चुका हूं। महापौर जो होता है नगर का प्रथम नागरिक होता है। आप महापौर भी कह सकते हो, चेयरमैन भी कह सकते हो, और उसके साथ साथ मैंने यहां पर मेयर भी कह सकते हो, अध्यक्ष भी कह सकते हो।
तो ये जो होता है महापौर, ये नगर का प्रथम व्यक्ति होता है। जिस तरह भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जी होते हैं, उसी तरह नगर का प्रथम व्यक्ति महापौर होता है। तो बस इस क्लास में इतना ही। अपना रिएक्ट जरूर छोड़कर जाना। ये क्लास कैसी लगी, आपको पसंद आई या नहीं आई, ये जरूर छोड़ के जाना। बाकी इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो निरंतर मिलती रहेगी। कंटेंट बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं अकेला ही हूँ करने वाला, मुझे ही अपलोड करनी पड़ती है, मुझे सारा कंटेंट बनाना होता है। और फिर कंटेंट ऐसा भी, मतलब जो डाटा मैं लेकर आता हूँ वो आपके लिए ऑथेंटिक डाटा लेकर आता हूँ, ताकि आपको भविष्य में कभी कोई परेशानी ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए वीडियो के साथ। नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो का जस्ट मिल जाएगा।